तिहाड़ जेल में ससुराल कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और फॉलो करें। देख देख कर ना मेरा माथा खराब हो जाता है। अरे आप पता नहीं कैसे पुलिस वाले हो जो सब कुछ देख कर भी ना आंखें बंद किए रहते हो। अरे भाग्यवान, नया फर्नीचर खरीदना कौन सा क्राइम है? तुम्हारा पति दरोगा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरे मोहल्ले को जेल के अंदर डलवा दोगे तुम। अरे अपने पैसे से फर्नीचर खरीद रहा है तो खरीदने दो, तुम्हें परेशानी क्या है? पता नहीं किसने दरोगा बना दिया तुम्हें। मुझे तो आज तक शक है, जरूर रिश्वत देकर दरोगा बने हो तुम। दरोगा वाले एक लक्षण नहीं है तुम्हारे अंदर। भाग्यवान, मुझे दरोगाई करने कहाँ देती हो तुम ही दरोगा बनी रहती हो। हाँ भाई, मान लिया मेरी तो बुद्धि थोड़ी धीमी चलती है। तुम ही बता दो, ये पड़ोसियों का फर्नीचर देखकर ऐसा क्या नजर आ गया तुम्हें जो मुझे नजर नहीं आ रहा? वही नजर आ गया जो किसी भी आम आदमी को एक झटके में नजर आ जाता है। अच्छा आप ही बताओ, ये शशि कहाँ से इतना पैसा ला रही है कि रोज रोज उनके घर में कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है? अभी पिछले महीने नई स्कूटी लेकर आई थी। इसके पति की चमचमाती गाड़ी देखी या वो भी नहीं दिखी? अरे भाई, सरकारी अफसर है हिरेन भाई, सरकार महीने की अच्छी खासी तनख्वाह देती है। अगर नया फर्नीचर खरीद भी लिया तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तुम ऐसा करो, अपने काम पर ध्यान दो, ज्यादा यहाँ वहां ताक झांक मत किया करो। अरे तो मैं कौन सा पड़ोसियों के घर में झांकने गई थी? जब रोज रोज मोहल्ले में रिक्शे से सामान उतरेगा तो वो नजरों में तो आएगा ही ना। आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। मैं अभी अगर पूरी छानबीन करके ये साबित ना कर दूं ना कि ये शशि और हिरेन कुछ काला सफेद कर रहे हैं, तो मैं अभी दरोगा की बीवी नहीं। कहने को तो पूर्ति के अपने घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब अपने मन को बेचारी पूर्ति समझाए तो भी कैसे, क्योंकि उसकी नजर तो 24 घंटा अब सिर्फ और सिर्फ शशि के दरवाजे की ओर लगी रहती थी। एक सप्ताह के बाद, अरे दरोगा जी जल्दी बाहर आइए। अरे बाबा, थाने के लिए लेट हो जाऊंगा मैं, जो भी बात है साफ साफ बोलो। देखिए मैं ना कह रही थी, जरूर कुछ काला सफेद कर रहे हैं ये पड़ोसी। देखो घर के बाहर सजावट हो रही है इनके, इसका मतलब कुछ पार्टी शार्टी होगी आज। आप ही बताओ, पिछले हफ्ते नया फर्नीचर खरीदा और अब पार्टी दे रहा है। ऐसी कौन सी मीलें चल रही इनकी कि पैसों की नदियां बह रही हैं? थोड़ा तो दिमाग पर जोर डाला करो। ऐसा है भाग्यवान, थाने में ही मेरे पास तहकीकात करने के लिए बहुत केस है। ये मोहल्ले के छोटे छोटे केस मैं तुम्हें सौंपता हूँ, तुम हैंडल कर लो। अच्छा फटाफट से मेरा नाश्ता निकालो, मुझे थाने के लिए लेट हो रहा है। तुम तहकीकात करो और मुझे रिपोर्ट दे देना बाद में। अगले कुछ ही घंटे में पड़ोसन शशि का घर फूलों से सज गया था और पार्टी में आने वाले मेहमान का आना जाना शुरू हो गया था, जिसे देखकर पूर्ति के सीने पर सांप लौट रहे थे। अगले दिन सुबह, अरे चांदनी देखा तूने, इस शशि के ना बड़े ठाट बाट हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उनके यहाँ। कभी नया फर्नीचर आ रहा है, कभी शॉपिंग, करवा चौथ पर नई ज्वेलरी खरीदी थी और अभी कल एनिवर्सरी की इतनी बड़ी पार्टी दे डाली। अरे मैं तो कह रही हूँ, भगवान ने ऐसी ही सरकारी नौकरी मेरे पति को दी होती ना तो मजा ही आ जाता, जिसमें रोज बारिश की तरह पैसा बरसता और फिर हमारे जैसे लोगों को भी अपने सारे शौक पूरे करने का मौका मिल जाता। इसका मतलब तुझे भी यही लगता है ना कि इतना ठाट बाट शान शौकत जरूर रिश्वत के पैसों से आ रहा है। एक नंबर की कमाई से कोई इतनी ऐश लूट नहीं सकता। इसमें सोचने जैसी क्या बात है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन अब जलने से होगा क्या? अपनी अपनी किस्मत है भाई। और फिर तुम्हारे हस्बैंड भी तो पुलिस में है ना, उनकी भी तो सरकारी नौकरी है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि पैसा सिर्फ शशि के यहाँ बरस रहा है। हाँ, बस बात अलग ये है कि तू कभी दिखाती नहीं है। अरे बकवास बंद कर तू अपनी। मेरे हस्बैंड ईमानदार पुलिस अफसर है, उनका काम है करप्ट और भ्रष्ट लोगों को पकड़ना, ना कि खुद करप्शन करना। खबरदार जो आज के बाद मेरे मनोज जी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो। और ये करप्शन करने वाले लोगों से ना मुझे सख्त चिढ़ है। वो दिन दूर नहीं जब मैं इस शशि और हिरेन को सबक सिखा कर रहूंगी। हाँ। अगले दिन, अरे पूर्ति सुना तूने, अपने हिरेन भाई साहब और शशि है ना, मैंने सुना इस बार नवरात्र में मंदिर में पूरे 10 तोले का सोने का मुकुट दान कर रहे हैं ये लोग। देखो ये दान पुण्य का दिखावा तो दुनिया की नजरों में धूल झोंकने वाली बात होती है। कहते हैं ना, कैंसर के अस्पताल वही खुलवाता है जो तंबाकू का धंधा करता है। अभी 10 तोले का मुकुट दान करना तो बस एक हाथी के दिखाने वाले दांत है। तू तो ये सोच कि जब दिखाने के दांत इतने बड़े हैं तो खाने वाले कितने बड़े होंगे। अब समय आ गया है कि इस हाथी के खाने और दिखाने के दोनों दांतों को तोड़ दिया जाए। आज ही दरोगा जी से बात करके उनकी यहाँ छापा पड़वाती हूँ।
आप अपनी पत्नी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना दरोगा बाबू। ऐसी खबर लाई हूं ना डिपार्टमेंट में आपकी तरक्की पक्की। भाग्यवान, मैं ऑफिस में हूँ, जो भी कहना है जल्दी कहो और साफ साफ कहो। मैंने आपको कहा था ना हिरेन भाई साहब कोई बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं। मेरे पास ना पक्की खबर है। 2 दिन बाद की दुर्गा अष्टमी पर वो मंदिर में पूरे 10 तोले का मुकुट दान करने वाले हैं। अरे आज के जमाने में 10 ग्राम सोना खरीदने में ईमानदार इंसान के पसीने छूट रहे हैं, और ये लोग 10 तोला सोना मंदिर में दान कर रहे हैं। अभी भी आपकी अकल पर पत्थर पड़े रहेंगे या थोड़ी अकल लगाएंगे आप? तुम ही बताओ, अगर वो मंदिर में मुकुट दान कर भी रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये लो जी, अब ये भी मैं ही बताऊं? कहो तो तुम्हारी जगह थाने में ड्यूटी बजाने मैं ही चली जाया करूं। अरे छापा पड़वाइए उनके घर पर। रेड पिक्चर नहीं देखी आपने? अजय देवगन ने क्या कहा था? वो सारी ज्वेलरी जिसकी रसीद नहीं होती ना, उसे काला धन माना जाता है। तो आप भी उनके यहाँ अपनी टीम के साथ छापा मारिए और जो कुछ भी मिले ना सब जब्त कर लीजिए। इतना सारा सोना सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे तो पूरे डिपार्टमेंट में वाह वाह हो जाएगी आपकी। अगर आज मैंने इस हिरेन के यहाँ छापा नहीं मारा तो मेरी बीवी मेरा जीना मुश्किल कर देगी। ऐसा करता हूँ, आज 2 हवलदारों को लेकर इनके यहाँ छापा मार कर देख लेता हूँ कि आखिर कौन सा कुबेर का खजाना छुपा रखा है इसने। दरोगाई के ठसक में अंधे हो चुके मनोज उसी रात पड़ोसी हिरन के घर पर छापा मार देता है। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो, और हाँ, जो कुछ भी कीमती और संदिग्ध सामान मिले उसे लेकर सीधा मेरे पास आना। मनोज के कहने पर हवलदार पूरे घर की तलाशी लेने लगता है, जिसमें उसे लाखों के कीमती जेवर अलमारी में रखे हुए मिलते हैं, जिनमें माता को चढ़ाने के लिए लाया गया मुकुट भी था। इसका मतलब पूर्ति ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। हिरेन, तुम एक सरकारी अधिकारी हो, जानते हो ना आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जेल हो सकती है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सीधा सीधा स्वीकार कर लो, ये सब लाखों का जेवर, रुपया, पैसा, ये सब तुमने रिश्वत लेकर कमाया है। अरे कैसी बात कर रहे हो मनोज? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे घर में मिला हुआ सारा सामान रिश्वत के पैसों से आया है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक साउथ इंडियन हूँ और हमारे पास खानदानी जेवर होता है, और ये सारा जेवर हमारा कई पीढ़ी से चला रहा है। ये कोई मैं कल ही नहीं खरीदा जिसकी मैं तुम्हें रसीद दिखाऊं। ना मैंने कोई हेराफेरी की है और ना ही तुम्हारे इस बुनियादी आरोप को मैं स्वीकार करूंगा। मैंने तो यही सोचा था कुछ ले देखकर मामला रफा दफा कर लेंगे, लेकिन लगता है तुम अकेले ही सारा माल डकारने के चक्कर में हो। ठीक है, फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ मेरे पति नहीं, मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ। अगर बात यही है ना कि हमारे पास आय से अधिक संपत्ति है, तो फिर वो अकेले जेल नहीं जाएंगे। मैं भी अपने पति के साथ जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, और अगर हमारे ऊपर आरोप साबित हो गए ना, तो हम खुशी खुशी सजा काटने के लिए तैयार हैं। जो हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो हमें डरने की जरूरत क्या है? आप बिल्कुल भी घबराना मत हिरेन, मैं खुद अपनी गिरफ्तारी देती हूँ। ले जाने दीजिए इन्हें हमें गिरफ्तार करके। पत्नी की बात सुनकर हिरेन के माँ बाबूजी भी साथ में चलने की जिद पर अड़ जाते हैं। हवलदार, इन लोगों को लग रहा है कि ये 2 नंबर का पैसा भी कमाएंगे और पुलिस के सामने इमोशनल ड्रामा करके हमें कमजोर भी कर देंगे। अरे पुलिस ऐसी इमोशनल कहानियों को सुनकर पसीजती नहीं है। सबको गिरफ्तार करो और लेकर चलो। मनोज के कहे मुताबिक हवलदार शशि, हिरेन और उसके माँ बाबूजी को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है, और इधर मनोज छापा मारने के बाद अपने घर पहुंचता है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था भाग्यवान। पता नहीं कैसे ये लोग इतने दिनों तक मेरी नजरों से बचे रहे। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि तुम्हारी पड़ोसियों के घर में झांकने की गंदी आदत पड़ गई है, लेकिन अब तो मैं भी मान गया। तुम्हारी बताई हुई ये एक एक बात सच साबित हुई। अरे लाखों के जेवर मिले इस शशि के घर से। देखा आपने, कब से चिल्ला चिल्ला कर आप सबको सच बता रही थी मैं, लेकिन आपके कान पर तो जूं रेंगने को तैयार नहीं थी। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए जो लाखों का माल पड़ा है आपको कितना मिला उसमें से? अरे मिलता तो तब ना जब वो अपनी गलती मानने को तैयार हो जाता, और जेल के बाहर मेरे साथ सेटलमेंट करके कुछ 8-10 लाख हमें भी मिल जाते तो हमारा भी भला हो जाता। लेकिन जेल जाने की नौबत आ गई, फिर भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने रिश्वत लिया। अब तो मैंने भी सोच लिया है, अगर मेरा भला नहीं हो सकता तो मैं भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसे ऐसे केस लगाऊंगा ना, पूरा परिवार कम से 8-10 साल तो जेल में चक्की पीसेगा ही पीसेगा। बिल्कुल ठीक किया आपने। एक तो रिश्वत लेकर पैसा कमाते हैं, ऊपर से दिखावा ऐसा करते थे जैसे कितने बड़े धर्मात्मा हैं। कभी मंदिर में भंडारा करवा रहे हैं, कभी लाखों का मुकुट दान कर रहे हैं, कभी पार्टी हो रही है, कभी महंगे महंगे ज्वेलरी आ रही है।
वो शशि तो मेरी आंखों में खटक रही थी। अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। मनोज ने वाकई हिरेन के साथ न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली थी। एक के बाद एक उसने मनोज और शशि के ऊपर गलत धाराएं लगाकर केस बनाया और उन्हें जेल में फंसा दिया। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जी, जो भी रुपया ये मनोज मांग रहा था उसको देकर हमें मामला सेटल कर लेना चाहिए था। देखा ना आपने, उसने हमें ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि अब तो ऐसा लगता है कि इस जेल से हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। सरकार, कोर्ट, सबको यही लगेगा ना कि हम रिश्वतखोर बेईमान लोग हैं। कोई क्यों भरोसा करेगा हमारी बात पर? इतना घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन सच को दबाना इतना आसान नहीं होता। और वैसे भी हमें तो दूसरों की मदद करने में आनंद आता था ना, तो वो तो हम जेल के अंदर भी रहकर कर सकते हैं। तुम सरकारी स्कूल में टीचर थी ना, तो बस ठीक है। अब कल से यहीं जेल में कैदियों को पढ़ाओगी तुम, और उन्हें अच्छी नैतिक शिक्षा देने का काम करोगी। और माँ, तुम्हें खाना बनाकर गरीबों का पेट भरने में बहुत आनंद आता था ना, तो अब से जेल की रसोई में रसोइयों के साथ तुम खुशी खुशी खाना बनाना और सबको अपने हाथ से खिलाओ। खुश रहने वाले व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति झुका नहीं सकती। हम आज जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें उसी में खुश रहना होगा। जेल के अंदर रहकर भी हिरेन, शशि और उनका पूरा परिवार लोगों की भलाई के लिए लगातार काम कर रहा था। उनके अच्छे कर्मों का फल था कि कुछ ही दिनों के अंदर जेल में जितने भी कैदी थे, सभी हिरेन और शशि के मुरीद हो गए थे। झूठे बेईमान लोग तो इस जेल में आते हुए मैंने बहुत देखे थे, लेकिन अपनी कमाई को दूसरों के ऊपर लुटाने वाला इंसान मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप जेल में बंद है, आपके पास इस समय आय का कोई साधन नहीं, और इस समय भी आप गरीबों और असहायों के लिए लगातार मदद भिजवा रहे हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि आपके जैसा इंसान भ्रष्टाचार कर सकता है। सच सच बताइए, आखिर आपके ऊपर लगे हुए आरोपों की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में आपने कोई गलत काम किया था? मेरे कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ता है जेलर साहब? आपका कानून तो वही मानेगा ना जो उन्हें पुलिस अपनी चार्जशीट में बताएगी, और पुलिस ने तो मेरे खिलाफ नकली सबूत गढ़ लिए। मैंने हालातों के साथ समझौता कर लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। आपके कहने का मतलब यह है कि किसी ने जानबूझकर आपको फंसाया है, लेकिन ऐसा कौन करेगा? क्या आपके केस में पुलिस ने तफ्तीश नहीं करी? आप पुलिस को अपना सच बताइए। पुलिस को मैं अपना क्या सच बताऊं? पुलिस ने मुझे इस झूठे केस में फंसाया है। दरोगा मनोज सिंह मेरा पड़ोसी था। अपनी पर्सनल जलन के चलते उसने मुझे झूठे केस में फंसाया और एक के बाद एक गलत आरोप लगाकर मेरी बेल कैंसिल करवाता चला गया। मनोज सिंह, यह सब उसका क्या था? अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर आपके साथ क्या और कैसे क्यों हुआ होगा। अरे मनोज सिंह खुद एक नंबर का भ्रष्ट पुलिस वाला है। पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि वो कितना बड़ा रिश्वतखोर है। अरे कितनी बार तो उसकी नौकरी जाने तक की बात आ गई, लेकिन ऊपर से अधिकारी हर बार उसे चेतावनी देकर छोड़ देते। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद डिपार्टमेंट को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था। अगर उसके खिलाफ एक्शन हो गया होता तो आज उसकी इतनी हिम्मत ना बढ़ती कि वह आपके जैसे ईमानदार आदमी को इतने बड़े केस में फंसा देता। आपके पूरे परिवार को तिहाड़ जेल में सड़वा रखा है उसने पिछले 2 महीने से। सामाजिक प्रतिष्ठा तो खराब हो ही रही है, आपके जीवन पर भी ग्रहण लग गया है। आप फिक्र मत करिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि भगवान ने आपके अच्छे कर्मों के बदले में मुझे आपसे मिलवा दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इस जेल से बाहर जरूर निकालूंगा। अब इस मनोज को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। जिस तरह से गलत आरोप लगाकर उसने आपको फंसाया ना, अब इस तकनीक से मैं उसे फंसाऊंगा। आप बस देखते जाइए। अगले दिन। मनोज सिंह जी, आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ, बोलो क्या बात है? दरोगा जी, एक आदमी को उसके घर से उठाना है और उसके बदले में ऐसा केस ठोकना कि कम से कम 6 महीने जेल से बाहर ना आ पाए। बताओ कितना देना होगा आपको? अरे हम पुलिस वाले हैं, कोई गुंडे मवाली थोड़ी ना है। वही तो बात है, अगर गुंडे मवाली होते तो मैं यहाँ थोड़ी ना खड़ा होता। मुझे जान से नहीं मरवाना है, मैं तो बस सामाजिक रूप से चोट पहुंचाना चाहता हूँ। और सामाजिक चोट तभी पहुंचती है जब आदमी को पुलिस पूरे मोहल्ले के सामने उठा कर ले जाती है। बाद में तो कोर्ट में केस चलता रहता है, कितने लोग पर आरोप साबित होता है, कितने छुटकर बाहर निकल जाते हैं, कौन पूछने वाला है। लेकिन एक बार जो पुलिस के हाथ लग जाता है, उसका मान सम्मान तो खत्म हो ही जाता है। अच्छा ये बात है। ठीक है, हो जाएगा काम, लेकिन 2 लाख लगेगा। अरे बिल्कुल, मैं थोड़ी देर बाद 2 लाख और उस आदमी के नाम और पते के साथ आपको मिलता हूँ।
उसके बाद क्या करना है आप अपना काम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कुछ देर बाद जब राजेश लौट कर आया तो उसके साथ 2 बड़े पुलिस अधिकारी भी थे, जो भेष बदलकर राजेश के कहने पर वहां पर छिपकर बैठ गए थे। जैसे ही राजेश के दिए हुए 2 लाख मनोज ने अपने हाथ में पकड़े, भ्रष्टाचार के आरोप में मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। अरे सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बड़ा ईमानदार पुलिस वाला हूँ। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो बस इनकी मदद कर रहा था। और वैसे भी ये हमारे पारिवारिक मित्र है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे राजेश जी, बताइए ना, हमारे बीच में क्या बात हुई थी? ये पैसा तो आप मेरी उधारी चुकता करने के लिए लाए थे ना? नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं दरोगा जी, मैंने इनसे कोई उधारी नहीं ली और ना ही ये पैसा मैं कोई उधारी चुकता करने के लिए लाया था। इन्होंने एक आदमी को गैर कानूनी तरीके से फंसाने के बदले में 2 लाख की रकम मांगी थी मुझसे। ये वही रकम है। और हाँ मनोज जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारा आपको फंसाने के लिए रचा गया शिकंजा था। मैं खुद अंडर कवर पुलिस ऑफिसर हूँ। अब आपका ये गंदा खेल खत्म होता है, चलिए अंदर। मैंने सुना है आपको बहुत शौक है लोगों को तिहाड़ में बंद करवा कर चक्की पिसवाने का। चलिए इसी बहाने थोड़े दिन आप भी तिहाड़ में रहकर चक्की पीसने का अनुभव ले लीजिए, आपके काम आएगा। जेलर ने अपना किया हुआ वादा निभाया था। एक बार जो मनोज पुलिस की पकड़ में आया तो उसने एक एक करके अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। मनोज के कबूलनामे के बाद हिरेन और शशि का परिवार भी जेल से छूट गया और वो लोग फिर से मोहल्ले में आकर पूरे गर्व के साथ रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ पूर्ति, जो पूरे मोहल्ले में दरोगा की पत्नी बनकर तनकर घूमती थी, उसे मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही थी। माफ कर दीजिए, बहुत गलत समझा हमने आपको और आपके पूरे परिवार को। फ्रॉड पुलिस वालों की बातों में आ गए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाली इस पूर्ति के खुद के दामन में इतने छेद निकलेंगे। इस बात से बहुत बड़ी सीख मिली है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तिहाड़ में रहने के बाद भी शशि और उसके परिवार का व्यक्तित्व सोने की तरह चमक रहा था और अपने कर्मों के कारण आज तक इज्जत की नजर से देखे जाने वाले पूर्ति और मनोज अब अपना मुंह छुपाए घूम रहे थे।